अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं अपने सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ऑप्टिकल मिनरलॉजी में आगे बढ़ते हुए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो पर आ चुके हैं, जिसका नाम है सिंपल पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप या फिर कहें पेट्रोग्राफिक पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। दोनों का मतलब एक ही है, हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं इसके डायग्राम पे। दोस्तों ये जो डायग्राम है ये एकदम एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। एग्जैक्ट मतलब जैसा माइक्रोस्कोप होता है वैसा नहीं है, मैंने स्ट्रक्चरल डायग्राम बताया है। ये इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्लियर कर देगा। स्ट्रक्चरल फीचर क्लियर करने से मतलब है ये हमें एकदम सही तरीके से बता देगा कि कौन कौन सी चीज़ें उसकी कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होती हैं। ठीक है, तो ये देखो कुछ इतना है ये डायग्राम। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि पूरा नहीं आ रहा है। हाँ, अब आ रहा है पूरा। ठीक है, देखो सबसे नीचे, ये तो खैर उसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे नीचे जो होता है हमारा इल्यूमिनेटर होता है। ठीक है, इल्यूमिनेटर होता है, एक मिरर टाइप का होता है। इसके ऊपर होता है हमारा लोअर पोलराइजर। ठीक है, अब पोलराइजर तुम्हें पता है क्या होता है। उससे ऊपर होता है आयरिस डायफ्रागम। ठीक है, आयरिस डायफ्रागम से ऊपर होता है हमारा कंडेंसर लेंस, और इनके ऊपर होता है रोटेटिंग स्टेज। ठीक है, रोटेटिंग स्टेज के नीचे चार चीज़ें, 1 2 3 4, और बाकी इसके ऊपर हैं। ठीक है, रोटेटिंग स्टेज में उसको स्पेसिमेन को अटकाने के लिए, सैंपल या मिनरल सेक्शन को अटकाने के लिए स्पेसिमेन क्लिप। ठीक है, और फिर ये तीन दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पर, ये हैं हमारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ऑब्जेक्टिव लेंसेज इस पे फिक्स्ड होते हैं, ये सर्कुलर होता है और इसको हम रोटेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं रोटेटिंग नोज पीस या फिर टर्रेट, TURRET। ठीक है, इसके ऊपर हमारा एक्सेसरी प्लेट्स होती हैं। ठीक है, एक्सेसरी प्लेट्स के ऊपर हमारा एनालाइजर। एनालाइजर भी एक तरीके का पोलराइजर ही होता है, इसके बारे में आपको पता ही है। और एनालाइजर के ऊपर हमारा बर्ट्रैंड लेंस। बर्ट्रैंड लेंस के ऊपर एक आई पीस होता है। ठीक है, देखो आई पीस तो इस टॉप मोस्ट पार्ट को कहते हैं जहाँ से हम देख रहे होते हैं। इसके साथ भी यहाँ पर अंदर लेंस एसोसिएटेड होते हैं, उन लेंस को हम नाम देते हैं ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। और साथ ही में ये रोटेटिंग स्टेज है और कंडेंसर लेंस है या ऑब्जेक्टिव लेंस है। इन दोनों के बीच की दूरी को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दो नॉब्स होते हैं। एक का नाम है कोर्स फोकस। ठीक है, ये हमें एडजस्टमेंट करने में मदद करता है, वो मतलब बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट करने में मदद करता है। और अगर हमें बारीक एडजस्टमेंट करनी है, फाइन एडजस्टमेंट, तो फाइन फोकस। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है हमारे इस वीडियो में। ये तो मैंने आपको इसके डायग्राम से बताया। अब मैं एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो, ज़रूर देखना, इसको मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है माइक्रोस्कोप। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ पेट्रोग्राफिक या फिर सिंपल पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। तो आपको डायग्राम बनाना होता है, उसकी लेबलिंग करनी होती है और उसके पार्ट्स को डिटेल में बताना होता है, डिफाइन करना होता है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ पर सिचुएटेड होती है और क्या उसका काम होता है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। काफ़ी लंबा ये जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि मैं इस वीडियो को इसी पार्ट में निपटा दूं। ठीक है, देखो सबसे पहले पोलराइजिंग पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप। अब जानेंगे हम इसकी डेफिनेशन। देखो भाई, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप को हम पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। हमारा पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप है, ये इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज इन पेट्रोलॉजी एंड ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। इसको हम पेट्रोलॉजी और ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में यूज करते हैं। किस लिए भाई? आइडेंटिफाई करने के लिए रॉक एंड मिनरल्स को या फिर उनके थिन सेक्शंस को। थिन सेक्शंस की जो थिकनेस होती है 0.035 मिलीमीटर होती है। ठीक है, अब देखो जिस मेथड का हम यूज करते हैं स्टडी करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी या PLM शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब हम पेट्रोग्राफिक या पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? अच्छा, ये तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या यूज़ करता है? ये हमारी पोलराइज लाइट को यूज़ करता है फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को पहचानने के लिए पोलराइज लाइट का यूज़ करता है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले किसी ने जो कंप्लीट पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप दिया था वो बनाया था जियोवानी बटिस्टा एमिकी ने इन ईयर 1830। ठीक है, जो पहला पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप कंप्लीटली बनाया था वो इन्होंने बनाया था, बट स्पेसिफिकली
पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप जो पेट्रोग्राफिक पर्पजेस के लिए बनाया गया था वो रुडोल्फ फ्यूज ने बनाया था ईयर 1875 में, ठीक है। और इसकी व्याख्या किसी ने करी थी, इसका डिस्क्राइब करा था हमारे हैरी रोशनबुश ने उस ईयर बुक में फॉर मिनरोलॉजी, मतलब जिस साल उन्होंने दिया होगा वहाँ पे ईयर बुक ऑफ मिनरोलॉजी आती रही होगी कोई, उसमें बताया था, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप इज यूज टू डिटरमाइन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को बताने में मदद करता है, ठीक है। टू स्टडी मिनरल्स अंडर द माइक्रोस्कोप देयर थिन सेक्शंस अबाउट 0.035 मिलीमीटर थिक आर प्रिपेयर्ड। भाई अब मिनरल्स की स्टडी करनी तो उनका थिन सेक्शन बनाना पड़ता है पहले, और फिर हम इन थिन सेक्शंस को माइक्रोस्कोप के रोटेटिंग स्टेज पर रखते हैं और तब उसको एग्जामिन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। सिंपल पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप कहो या फिर पेट्रोग्राफिक पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इट इज इक्विप्ड विद द फॉलोइंग मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल पार्ट्स। दो तरह के पार्ट होते हैं इसमें, एक ऑप्टिकल पार्ट्स और एक मैकेनिकल पार्ट्स। वैसे मैं मैकेनिकल पार्ट्स भी लिखने वाला था, बट जब मैंने लिखना शुरू करा तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था ऑप्टिकल पार्ट्स में ही, तो मैंने मैकेनिकल पार्ट्स को नहीं लिखा, ठीक है। तो उन्हें बुक से कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उसके ऑप्टिकल पार्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो वो ये हैं। सबसे पहले है इल्यूमिनेटर, या इसको हम मिरर भी कह देते हैं। देखो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में सबसे नीचे एक इल्यूमिनेटर या फिर सिर्फ एक मिरर लगाया रहता है। उसका काम क्या होता है, जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उसको थिन सेक्शन की तरफ वो भेजता है, ठीक है। या फिर वहाँ पर मिरर की जगह मतलब जैसे आजकल मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स हैं तो वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट सोर्स लगा देते हैं मिरर की बजाय, और वो लाइट डायरेक्ट थिन सेक्शन पे पड़ती है, ठीक है। देखो इट इज अ मिरर, देन वन साइड इज प्लेन एंड द अदर साइड कॉनकेव टू रिफ्लेक्टेड। अगर वो एक मिरर है, इफ इट इज अ मिरर, अगर वो एक मिरर है तो उसकी एक साइड जो है प्लेन होती है और दूसरी साइड कॉनकेव होती है, और उसका काम होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। इल्यूमिनेटर में ही उसके साथ ही रेयोस्टैट या फिर फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स का काम क्या होता है, लाइट को इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करना, ठीक है। फिल्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रे फिल्टर, दूसरा होता है कलर फिल्टर। ग्रे फिल्टर जो है डायरेक्ट हमारे इल्यूमिनेटर के ऊपर लगाए रखे होते हैं, और इनका काम होता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइट की मात्रा को कम या ज्यादा करना, ठीक है। इनका काम क्या होता है, लाइट की मात्रा को, यानी कि इल्यूमिनेशन कितना करना है, कितना इल्यूमिनेट, कितना उजाला करना है हमें, उसकी इंटेंसिटी को एडजस्ट करना, उसकी मात्रा को एडजस्ट करना। और कलर फिल्टर्स की बात करें तो इनका काम क्या होता है, ये लाइट को बैलेंस करने का काम होता है इनका, ठीक है। और मोनोक्रोमैटिक लाइट देने का इनका काम होता है, ये हमें एक तरह की लाइट प्रोड्यूस करें, ठीक है। फिर आता है हमारा लोअर पोलराइजर। इल्यूमिनेटर मिरर के ऊपर उसके रियोस्टैट फिल्टर्स होते हैं, और फिल्टर्स के ऊपर आता है लोअर पोलराइजर। अब देखो लोअर पोलराइजर तुम्हें पता है, पोलराइजर हमारा निकोल प्रिज्म का बना हुआ होता है, निकोल्स इनको बोलते हैं हम। इनका काम क्या होता है, लाइट को एक प्लेन में पोलराइज कर देना, ठीक है, लाइट को एक प्लेन में रखना, है ना। तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के प्लेन में लाइट को, मतलब ये सिर्फ उसी लाइट को पास होने देती है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है, ठीक है। और तो निकोल प्रिज्म का हम इसमें यूज करते हैं। अच्छा अब देखो, जैसे हमारे पुराने माइक्रोस्कोप्स होते थे तो वहां पर हमारे ये फिक्स्ड होता था लोअर पोलराइजर, बट नए तरह के जो हमारे माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनमें ये फिक्स्ड नहीं होता, उनमें ये मूवेबल होता है, एक पाइवोट होता है, उसमें इसको अटका देते हैं और ये मूवेबल होता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये लाइट को किसी भी डायरेक्शन, मतलब अगर हम इसको किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट कर दें तो ये लाइट को किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन की लाइट को, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को अपने से क्रॉस होने देगा। पर हम कन्वेंशनली ये मानते हैं कि ये सिर्फ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की लाइट को खुद से पास होने देता है, और इसी को हमने एक स्टैंडर्ड टाइप का सेट कर लिया है, ठीक है। तो इसका काम ये हो गया तुम पे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें ये इससे मतलब तो नहीं है हमें ज़्यादा कि मॉडर्न पोलराइजर में कैसा है, पर हाँ हमें एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि मॉडर्न पोलराइजर में अब क्या क्या सीन हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आइरिस डायफ्रागम की मैं बात करूं तो एक पार्ट होता है कंडेंसर लेंस या कंडेंसिंग लेंस, उसके ऊपर या नीचे हम आइरिस डायफ्रागम को फिट करते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम भी वही होता है कि भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रेगुलेट करना, ठीक है। जैसे जैसे हम आइरिस डायफ्रागम को कम करेंगे, जैसे मान लो एक गोला है और मैं उसको अपने हाथ से धीरे 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 ऐसे बंद कर रहा हूँ, मैंने आधा उस पर शटर लगा दिया तो लाइट क्या होगी, कम होगी। मैंने पूरा शटर लगाया, लाइट
लाइट पूरी बंद हो जाएगी। जब धीरे धीरे मैं खोल रहा हूँ, ऐसा खोल रहा हूँ, ऐसा खोल रहा हूँ, ऐसा खोल रहा हूँ, तो लाइट बढ़ेगी, है ना। तो ये इस तरीके से लाइट की इंटेंसिटी को रेगुलेट करता है। अगर जैसे जैसे हम इसको बंद करने की कोशिश करें तो लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है, और जो इमेज होती है उसका कंट्रास्ट बढ़ जाता है। इसको हम कभी कभी एपर्चर डायफ्रागम के नाम से भी जानते हैं। अगले पार्ट की बात करें तो कंडेंसर। अब कंडेंसर या कंडेंसिंग लेंस जो है ये हमारे स्टेज के ठीक नीचे होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसमें एक तो हम हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगा देते हैं और इसका काम क्या होता है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है। नीचे से जो लाइट ऊपर आ रही है उसको ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, जो हमारा सैंपल है या जो हमारा थिन सेक्शन है उसके ऊपर ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा। लाइट को कन्वर्ज करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, उसको इल्यूमिनेट कर देगा और हमको वो साफ साफ दिखने लगेगा। कंडेंसर लेंसेज की बात करें तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड कंडेंसर लेंस और एक ऑक्सिलरी कंडेंसर लेंस। अब देखो फिक्स्ड कंडेंसर लेंस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे लाइट जो है सैंपल पे पड़ती है, मतलब फिक्स्ड कंडेंसर लेंस से पास होकर जो लाइट सैंपल पे पड़ती है वो इसको वो मॉडरेटली कन्वर्ज कर रहा है, मतलब एक मीडियम कन्वर्ज करता है, ज़्यादा ना कम करता है ना ज़्यादा करता है, एक मीडियम लेवल पे उसको कन्वर्ज कर देता है। मतलब एक पॉइंट पे लाइट को ले आता है, मतलब कन्वर्जेंस हो गया। ये लाइट की रेज थी, ये एक पॉइंट पे आगे मिल गई, इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। इसीलिए हमको वहाँ पर इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है, और इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा तो उसका एक ऑर्थोस्कोपिक इल्यूमिनेशन उसका हमने नाम रख दिया। क्यों, अब ऑर्थोस्कोपिक इल्यूमिनेशन ही क्यों, क्योंकि देखो ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। अब जब लाइट नीचे से निकल कर आती है और वो सैंपल पे पड़ती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया ऑर्थोस्कोपिक इल्यूमिनेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें इंटरफेरेंस फिगर्स देखने को नहीं मिलते हैं और बाकी सारी के सारे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिल जाती है किसमें, ऑर्थोस्कोपिक इल्यूमिनेशन में। अच्छा, अब बात करें आगे ऑक्सिलरी कंडेंसर लेंस के। अब तो ये क्या होते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। सबसे पहली बात, ये तो फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या देखो, इसमें जब लाइट जो है नीचे से आके पड़ती है सैंपल पे तो वो उसको पूरी तरीके से स्ट्रांगली कन्वर्ज कर देता है, तो इल्यूमिनेशन जो है कोनोस्कोपिक इल्यूमिनेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक लाइट का एक कोन बना देता है, क्योंकि जब उसने स्ट्रांगली कन्वर्ज किया तो लाइट का एक कोन बन गया, इसलिए कोनोस्कोपिक इल्यूमिनेशन। अब इसमें क्या होता है, जो बीम जो है ना वो सैंपल में पड़ती है एक कोन की फॉर्म में, ठीक है, और उसको हम यूज करते हैं एक ऑप्टिकल फिनोमेना, मतलब जिसका नाम है इंटरफेरेंस फिगर्स, ठीक है। इसमें हमें इंटरफेरेंस फिगर्स देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिक्स्ड कंडेंसर लेंस में लेंस फिक्स्ड होता है और ऑक्सिलरी कंडेंसर लेंस में ये फिक्स्ड नहीं होता है, इसको हम मूव कर सकते हैं। ये भी पाइवट पे होता है, पाइवट पे माउंटेड होता है और इसको हम ऐसे ऐसे मतलब पाइवट पे ये फिक्स्ड होता है तो हम इसको ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ड्रैग कर सकते हैं इन एंड आउट ऑफ द ऑप्टिकल पाथ। इसको ऑप्टिकल पाथ में रख भी सकते हैं और वहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। यही सबसे बड़ा फर्क होता है मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स में और मतलब ऑक्सिलरी कंडेंसर लेंस नहीं। मतलब जैसे कुछ चीज़ें जो हमारे ओल्ड माइक्रोस्कोप में फिक्स्ड होती थी उन चीज़ों को हम यहाँ पर मूवेबल कर देते हैं मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स में, तो उससे हमें हमारे लिए ज़्यादा सुविधा हो जाती है, ठीक है भाई। यही फ़र्क होता है सबसे बड़ा, ठीक है। अब देखो इसमें लाइट जो है मॉडरेटली कन्वर्ज बाय द कंडेंसर लेंस, यहाँ पर कंडेंसर लेंस लाइट को मॉडरेटली कन्वर्ज करता है और यहाँ पर उसको स्ट्रांगली कन्वर्ज करता है। कंडेंसर लेंस यहाँ पर लाइट को स्ट्रांगली कन्वर्ज कर देता है। अगला है हमारा रोटेटिंग स्टेज। अभी देखो, अभी तक हमने रोटेटिंग स्टेज से नीचे के पार्ट्स डिस्क्राइब करे, अब हम आ गए हैं रोटेटिंग स्टेज पर। अब देखो रोटेटिंग स्टेज क्या है, नाम से ही पता चल रहा है इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ये एक सर्कुलर स्टेज होता है जिसको हम फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, ये फ्रीली हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मिनरल को रखते हैं, जिसकी स्टडी करनी होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है। आगे इसकी जो एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ स्टेज कोइंसाइड्स विद द माइक्रोस्कोप एक्सिस। माइक्रोस्कोप की एक्सिस के साथ हमारे स्टेज की एक्सिस कोइंसाइड करती है। अब इसके आउटर एज में क्या होता है, एक स्केल जैसा बना रखा होता है जिसको हम नाम देते हैं गोनियोमीटर, ठीक है। इसमें जो मेजर होता है वो डिग्रीज में होता है, DEGREES, स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर देना, DEGREES, ठीक है। गोनियोमीटर उसके मतलब जैसे ये है, इसके हमने आउटर पार्ट पे एक स्केल लगा दिया गोनियोमीटर। अब उसका क्या काम है, देखो जब हम इसको रोटेट करेंगे
जब मैं इसको घुमाऊंगा तो हम तो ये नापने में मदद करेगा कि कितना एंगल हमने रोटेट करा है, ठीक है। और कभी कभी अगर हमको ज़्यादा प्रिसाइसली और एक्यूरेटली उस एंगल को नापना है तो उसमें हमें वर्नियर भी दे देते हैं, वर्नियर स्केल भी दे देते हैं एक अच्छी एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। स्टेज में ही जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था, वहाँ पे सैंपल को अटकाने के लिए क्लिप्स होती हैं, उन क्लिप्स का नाम होता है स्पेसिमेन क्लिप, ठीक है। ये हमारी स्लाइड को इंटैक्टली मतलब अच्छे से पकड़ कर रखती है, ठीक है, ताकि वो हिले नहीं और हमें ऑब्जर्वेशन आसानी से लेने को मिल जाए, क्योंकि अगर वो हिलेंगे तो ऑब्जर्वेशन लेने में दिक्कत होगी ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। रोटेटिंग स्टेज के ठीक ऊपर हमारी जो चीज़ आती है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ठीक है। इसका काम क्या होता है भाई, सैंपल मिनरल के थिन सेक्शन है जो भी है उसको वो करने के लिए, क्या स्टडी करने के लिए, तो ये हमें प्राइमरी मैग्निफिकेशन देता है, ठीक है। ये हमें उसकी इमेज को मैग्नीफाई करके देता है। अब मिनरोलॉजिकल वर्क के लिए 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला लो पावर, इसकी जो पावर होती है वो 2x से 2.5x के बीच में होती है। दूसरा है मीडियम पावर, ठीक है, 10x। और तीसरा है हाई पावर, 40x से 50x के बीच में, या 40x या फिर 50x हो सकती है, ठीक है। अब जो तीनों के तीनों लेंसेज हैं वो अलग अलग फोकल लेंथ के हैं और इनकी अलग अलग पावर है। अच्छा, इसके साथ एक टर्म एसोसिएट होता है न्यूमेरिकल एपर्चर। ये क्या होता है, मेजर ऑफ साइज ऑफ द कोन ऑफ लाइट। जो लाइट का जो कोन बनता है उसके साइज की मेजर को, मतलब मेजर ऑफ द साइज ऑफ द कोन ऑफ द लाइट दैट द लेंस कैन अकोमोडेट। भाई लेंस कितने साइज के लाइट के कोन को अपने आप में समा सकता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर, ठीक है। जितना बड़ा इसका न्यूमेरिकल एपर्चर होगा उतना ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन होगा लेंस का, उतना हाई रिजोल्यूशन होगा लेंस का। और रिजोल्यूशन ऑफ इमेज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यानी किस पर डिपेंड करता है रिजोल्यूशन ऑफ इमेज, ओनली एंड ओनली ऑन न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। मूविंग अहेड, रोटेटिंग नोज पीस, या फिर जिसको हम टरेट भी नाम देते हैं, ठीक है। अब जो तीनों ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो हमारे रोटेटिंग नोज पीस के साथ सटे हुए होते हैं, ताकि हमें जिस भी लेंस से हमें, अब देखो वो भी ऐसे रोटेटिंग होता है, उसको गोल कर घुमा सकते हैं। अब यहाँ पर एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, और मैंने नीचे सैंपल रखा हुआ है। मानो मेरे को इस वाले लेंस से इस सैंपल को देखना है, तो मैं इसको ऐसे थोड़ा इस तरफ घुमाऊंगा और ठीक जब ये सैंपल इसके ठीक नीचे आएगा तब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन कर लूँगा। तो यही काम है रोटेटिंग नोज पीस का, कि मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करके उस लेंस, मतलब सैंपल के ऊपर वाला लेंस लाना है जिससे मैं उसको देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जिस लेंस से मुझे देखना है तो इसको रोटेट करके इसकी रोटेशन की मदद से मैं उसी लेंस से उसको ऑब्जर्व कर पाऊंगा जिससे मैं सैंपल को देखना चाहता हूँ। मान लो मुझे 10x की पावर से देखना है इसको, तो मैं 10x वाले को ठीक इसको रोटेट करके इसके ऊपर ले आऊंगा। मान लो मुझे 2x से देखना है तो मैं 2x वाले को रोटेट करके इसके ऊपर ले आऊंगा। और मान लो मुझे 50x से देखना है तो मैं इसको 50x वाले को इससे रोटेट करके इसके ऊपर ले आऊंगा और तब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मैग्निफिकेशन इज नीडेड, जो भी हमें मैग्निफिकेशन चाहिए उसके हिसाब से। अब हर एक माइक्रोस्कोप के पास रोटेटिंग नोज पीस नहीं होता है, कहीं कहीं पे फिक्स होता है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये है ना, उसमें क्या ऐसे गोल गोल घुमा के जैसे नेट खोलते हैं, एक नोज पीस को खोला, उसको नीचे रखा और दूसरे वाले को खोल कर इस पे लगा दिया। जो फिक्स्ड वाला है जिसके ठीक नीचे सैंपल है, इससे घुमा के इसको खोल दिया और दूसरे वाले को उस पर लगा दिया, ऐसा होता है, ठीक है। अगला है स्लॉट फॉर एक्सेसरीज। एक्सेसरीज प्लेट्स के बारे में एक डिटेल में वीडियो करी है, इसमें कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोप में स्लॉट होता है एक्सेसरीज का, ठीक है। माइक्रोस्कोप ट्यूब कैरीज अ स्लॉट एट 45 डिग्री टू द क्रॉस हेयर्स। क्रॉस हेयर्स के 45 डिग्री में एक स्लॉट होता है जिसको हम एक्सेसरी प्लेट्स इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इट इज़ अबव द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर होता है, ठीक है। अब एक्सेसरी प्लेट्स हमने ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इनको हम कंपेंसेटर प्लेट्स भी बोलते हैं, सेंसिटिव टिंट या फिर रिटार्डेशन प्लेट्स भी को बोलते हैं। ये 3 तरह की होती हैं, जिप्सम प्लेट, क्वार्ट्ज वेज और माइका प्लेट। बढ़ते हैं आगे बात करेंगे हमारे अगले पार्ट की, जिसका नाम है एनालाइजर या फिर अपर पोलराइजर,
ठीक है। अब देखो इसका काम भी पोलराइजर की तरह ही है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भी लाइट को एक प्लेन में, यानी कि एक ही प्लेन के वाइब्रेशंस को खुद से पास होने देता है। इसको हम अपर पोलराइजर या फिर अपर निकोल भी कह सकते हैं। ये भी निकोल प्रिज्म का ही बना हुआ होता है, तो इसका काम भी सेम पोलराइजर की तरह होता है। इसको हम कभी कभी अपर पोलराइजर भी कहते हैं, ठीक है। द एनालाइजर इज प्लेस इन द माइक्रोस्कोप ट्यूब अबव द स्टेज, ठीक है। इसको हम स्टेज के ऊपर रखते हैं, ठीक स्टेज के ऊपर नहीं, मतलब स्टेज के ऊपर का एक ये पार्ट है, ठीक है। इसको स्टेज में भी स्पेसिफिकली कि हम इसको माउंट करते हैं किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव या फिर एक्सेसरी प्लेट के ऊपर इसको माउंट किया जाता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव या फिर एक्सेसरी प्लेट्स के ऊपर। ये फिक्स्ड नहीं होता है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। कभी कभी हमें नहीं देखना भाई एनालाइजर से, हटा दो साले को, ठीक है। सॉरी, मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अच्छा उसको हटा दो वहाँ से, ठीक है। तो इसको हम वहाँ से हटा भी सकते हैं अगर हमें नहीं है ज़रूरत, और अगर हमें ऑब्जर्व करना है एनालाइजर के साथ तो उसको हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से मॉडर्न माइक्रोस्कोप और ओल्ड माइक्रोस्कोप वाली बात आ गई। मॉडर्न माइक्रोस्कोप में ये मूवेबल होगा, ठीक है, और इसको हम कहीं भी स्विंग कर सकते हैं, कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, और किसी भी डायरेक्शन के वाइब्रेशन देख सकते हैं। पर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि भाई हाँ, हमारा पोलराइजर में ईस्ट वेस्ट के वाइब्रेशन है, तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ के वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है। तो इसकी जो वाइब्रेशन डायरेक्शन होती है 90 डिग्री पे होती है पोलराइजर से, इसलिए जो एनालाइजर जो है ये हमारे लाइट को पोलराइज करता है, यानी कि ये एनालाइज करता है लाइट को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और जब पोलराइजर और एनालाइजर हमारे पोजिशन में होते हैं, तो ये चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो हम उनको क्रॉस्ड बोलते हैं, या फिर क्रॉस्ड पोलर्स या क्रॉस्ड निकोल्स नाम देते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम एनालाइजर को इंसर्ट कर दें तो वो क्रॉस्ड हो जाता है, अगर हम एनालाइजर को इंसर्ट ना करें, उसको हटा दें, तो वो अनक्रॉस्ड हो जाता है। अब देखो, जब हम सैंपल को सिर्फ और सिर्फ पोलराइजर के अंदर देखते हैं, सिर्फ पोलराइजर देखते हैं और एनालाइजर अभी नहीं है, तो हम कहते हैं कि भाई हम सैंपल को या थिन सेक्शन को एग्जामिन कर रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर, पीपीएल, ठीक है। और जब हम एनालाइजर भी वहां पर लगा देते हैं और दोनों के दोनों पोजीशन में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई सैंपल, तो ये क्रॉस पोजीशन आ गई, तो हम कहते हैं हम सैंपल को एग्जामिन कर रहे हैं अंडर क्रॉस्ड पोलराइज्ड लाइट, यानी क्रॉस, ये क्रॉस बनाए और पीएल, एक्सपीएल लाइट के अंदर, ठीक है। अगला है एनालाइजर या फिर जो अपर निकोल प्रिज्म होता है, इसको हम यूज करते हैं क्यों, टू एनालाइज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट। इसी को, मतलब जो बात हमने ऊपर करी उसी को अलग ढंग से बता दिया है कि भाई हम लाइट के वाइब्रेशन को एनालाइज करने के लिए, उसके वाइब्रेशन के प्लेन को एनालाइज करने के लिए, विच पासेस थ्रू द मिनरल सेक्शन, मिनरल सेक्शन से जो लाइट पास हो रही है उसी प्लेन के वाइब्रेशन को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ देखो, मिनरल में जब हम टोटल मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे कि मिनरल में टोटल मैग्नीफिकेशन कितना होता है, तो वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने कितना प्रोडक्ट, मतलब एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने कितना मैग्नीफिकेशन करा, सपोज 2 किया, और एक ऑक्यूलर लेंस होते हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसने कितना मैग्नीफिकेशन करा, सपोज 5 करा, तो 2 × 5 टोटल मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बर्ट्रांड लेंस की तरफ। देखो ये एक स्मॉल लेंस होता है जो कि हमारे ठीक, ओहो मेरे फ़ोन की लाइट वो हो गई, बैटरी की डाई आउट हो रही है ना, तो जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, बर्ट्रांड लेंस की बात करेंगे, एक छोटा सा लेंस जो कि हमारे ठीक ऑक्यूलर लेंस के नीचे होता है सिचुएटेड, ठीक है, और ये एक मूवेबल पाइवट या स्लाइड में फिक्स्ड होता है, ठीक है, ताकि इसको हम कभी भी इंसर्ट या रिमूव कर सकें ऑप्टिकल पाथ से अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। इस लेंस को भी हम ऑब्जर्व या फिर मैग्नीफाई, इंटरफेरेंस फिगर्स को ऑब्जर्व या मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला है हमारा ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस की बात हम करें तो ये एक ऐसा लेंस है जो कि स्लाइड करता है, दैट स्लाइड्स एट द अपर एंड ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ट्यूब की अपर एंड है, वहाँ पर हम इसको रखते हैं ऑक्यूलर लेंस को, ठीक है। और ये हमें क्या मदद करता है, इट हेल्प्स इन मैग्नीफाइंग द इमेज दैट इज फॉर्म्ड एंड प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। भाई ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो हमें इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस पे फॉर्म हुई और उसने हमें लाकर दी इमेज, उसको ये मैग्नीफाई करने में मदद करता है। और मैग्नीफिकेशन जो होता है ऑक्यूलर लेंस को 5x और 12x के बीच में होता है, ठीक है। और ये लेंस ओनली इंक्रीजेज द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज बट नॉट इट्स रिजोल्यूशन। ये लेंस जो है ऑक्यूलर लेंस, ये इमेज का मैग्नीफिकेशन तो इंक्रीज कर देता है, उसको हमें बड़े साइज में तो दिखा देता है, पर ये उसका रिजोल्यूशन
को नहीं बढ़ा पाते, उसको साफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आईपीस की बात करें तो सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ऑक्यूलर लेंस का, जहां पर हम अपनी आंख रख कर देखते हैं, वहां पर जो सबसे ऊपर पे जो लेंस लगा होता है उनको हम आईपीस बोलते हैं। इन्हीं की मदद से हम कुछ भी जो होता है माइक्रोस्कोप में उसको देख पाते हैं, जैसे कि सैंपल, स्लाइड या मिनरल सेक्शन, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है, उनको हम देख पाते हैं। फिर आता है कोर्स फोकस और फाइन फोकस। कोर्स फोकस की बात करें तो इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्पेसिमेन जिसको या सैंपल जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको फोकस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, दिस इज डन बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन रोटेटिंग स्टेज एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। रोटेटिंग स्टेज और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट करके हम ये इसको फोकस कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, एक नॉब होता है, बड़ा वाला नॉब, जैसे मैंने दिखाया था ना डायग्राम में, उसको हम गोल गोल घुमाएंगे तो ये इनके बीच की डिस्टेंस, किसके बीच की, रोटेटिंग स्टेज और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाएगी, और इसको हम काफ़ी तेज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और फाइन फोकस की मैं बात करूं तो और भी ज़्यादा मुझे प्रिसाइज और एक्यूरेटली वहां पर एडजस्ट करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, रोटेटिंग स्टेज और ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो मैं फाइन फोकस वाली नॉब को रोटेट करूंगा। और लास्ट में है वो डिफरेंस जो मैं आपको बता रहा था कि ओल्ड माइक्रोस्कोप्स और मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो पार्ट्स, मैक्सिमम पार्ट्स हमारे ओल्ड माइक्रोस्कोप में फिक्स्ड होते थे, जिनको हम मूव नहीं कर पाते थे, उन्हीं पार्ट्स को हम मॉडर्न माइक्रोस्कोप में मूव कर लेते थे या उनको हम रोटेट कर लेते थे, और हम उन्हें किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट करके किसी भी पोजिशन में उनको ले आते थे, और उनको हम कभी भी ऑप्टिकल पाथ से हम उनको हटा या उन पर इंसर्ट कर सकते थे। एक बार उन पार्ट्स के नाम रिवाइज करा देते हैं, जैसे ओल्ड माइक्रोस्कोप में और मॉडर्न माइक्रोस्कोप में यहाँ पर फिक्स्ड या इमूवेबल होते हैं और यहाँ पर नॉट फिक्स्ड या मूवेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर लोअर माइक्रोस्कोप, एनालाइजर और बर्ट्रांड लेंस यहाँ पर फिक्स्ड होते हैं ओल्ड माइक्रोस्कोप में, और यही चीज़ें हमारे मॉडर्न माइक्रोस्कोप में मूवेबल होती हैं, जैसे लोअर पोलराइजर, एनालाइजर और बर्ट्रांड लेंस। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, विदा चाहूँगा सभी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप शेयर करें, कुछ अच्छा लगा हो तो वो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ठीक है, तभी आपको नोटिफिकेशंस का पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।